हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में उत्तराखंड का भौतिक क्षेत्र किस प्रकार से बना ये जाना था, और उस भौतिक क्षेत्र को हमने बहुत अच्छी तरह समझा था कि ये सब जो धरातलीय स्थल है यह आपस में जुड़ा हुआ था, जिनको पौंजिया कहते थे। यहीं से भारतीय प्लेट अलग होकर यूरोशिया प्लेट से टकराई और कई पर्वतों का निर्माण किया, पर्वत श्रेणियों का निर्माण किया, जिसमें ट्रांस हिमालय और हिमालय की तीनों रेंज आती है। और अगर आप आज भी देखें तो ये साउथ अमेरिका इधर, नॉर्थ अमेरिका इधर, और इसको अगर आप बंद कर दें और इसको ऑस्ट्रेलिया को इधर मिला दें तो आज भी ये पौंजिया का टुकड़ा बन जाएगा। और इस थ्योरी को बोला जाता है जिगसॉ फिट। इसको बोला जाता है जिगसॉ फिट। इसी तरीके से फिट हो जाएगा जिस तरीके से आज से 20 करोड़ साल पहले आपका पौंजिया हुआ करता था। खैर, निर्माण हमें पता लग चुका है कि किस प्रकार से निर्माण हुआ। अब हम इसके आगे आते हैं उत्तराखंड के भौतिक विभाजन की तरफ। उत्तराखंड का भौतिक विभाजन अब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जान लेना आवश्यक है जो सामान्य तौर पर कुछ व्यक्ति को पता भी नहीं होती है। और उनमें से ये 4 चीजें मैंने यहां लिखी है, जैसे हिल, माउंटेन, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रेणी, प्लेटू यानी कि पठार। और इनको जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि अगर हमें किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापनी हो या पठार की ऊंचाई मापनी हो तो उसे मापने के लिए पृथ्वी का सबसे निचला स्थान उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी का सबसे निचला स्थान होता है महासागर यानी कि ओशन, समुद्र। क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो हर जगह अलग अलग है, ऊंची नीची है और समान कहीं नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ऊंची उठती जाती है आपकी पृथ्वी, प्लेन और ऊंचे स्थान है यहां पर। और इस तरीके से हम थोड़ी सी यहां पे आकृतियां बनाएंगे और उसकी सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपके ऊंचे नीचे स्थान बने हुए हैं आपकी पृथ्वी पर ये। और लेकिन यहां पे जो एक स्थान है, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां पर ओशन, ये पृथ्वी का सबसे निचला स्थान माना जाता है। और किसी भी क्षेत्र की हाइट को मापने के लिए या उसकी ऊंचाई को मापने के लिए यहीं से समुद्र तल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आपकी पहाड़ी मान लेते हैं हम, ये आपका प्लेट्यू, और यहां पर आपका ये रहेंगे माउंटेन। मैंने तीनों एक ही आकृति में यहां पर बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सामान्यतः अगर हमें किसी भी क्षेत्र की इनमें से ऊंचाई मापनी है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रयोग करेंगे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई का। अगर हम यहां पे इस पहाड़ी की ऊंचाई का प्रयोग करें, पहाड़ी क्या होती है? देखिए, अब से कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि 300 मीटर समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई तक की जो भी छोटे माउंटेन जैसी ये चीज होगी, इसको पहाड़ी बोला करते थे, हिल। लेकिन अभी कुछ जियोलॉजिस्ट ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि 300 मीटर नहीं, ये 600 मीटर रहेगा। यानी जो पहाड़ी है 600 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ पर्वत माना जाता है वो कहलाता है आपकी हिल या पहाड़ी। तो यहां पे जो मानक है वो अब चेंज हो चुके हैं और 600 मीटर। और यहां पे एक चीज और जान लेनी आपको आवश्यक है कि कई बार क्वेश्चन मीटर में आ जाता है और कई बार उसको फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर में अगर हम बात करें 3.28 फीट होते हैं। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसको आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम 600 मीटर को फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 2000 फीट के करीब बैठेगी। तो आज जो हिल की परिभाषा है 600 मीटर या 2000 फीट से नीचे का जो भी पर्वत है वो हिल कहलाता है या पहाड़ी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटू। आप देख रहे हैं हिल यहां से ऊपर और कई बार सपाट होती है, और ये जो प्लेटू आपको दिख रहा है जब आप ऊपर जा रहे हैं तो यहां से ये प्लेन जो पाया जाएगा आपको, मैदान, पहाड़ों पर स्थित ऊंचे मैदान, ये आपके कहलाते हैं पठार या प्लेटू। इनकी हाइट कम भी हो सकती है और इनकी हाइट ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आपका तिब्बत का पठार काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हमने कल पढ़ा भी था। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हम माउंटेन की हाइट नापते हैं यहां से, और माउंटेन की हाइट 2000 फीट प्लस
या 600 मीटर से ऊपर जितने भी ऊंचे पर्वत आपको नजर आएंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे माउंटेन। तो हिल 600 मीटर तक, माउंटेन 600 प्लस। और माउंटेन रेंज क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जब ये पर्वत आपस में, बहुत सारे पर्वत एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं और एक माला के रूप में हो, जैसे माला मोतियों की माला होती है और एक से एक जुड़ा हुआ होता है, इसी तरीके से माला के रूप में हो तो उसको पर्वत माला हिंदी में बोलते हैं, या पर्वत श्रेणी, पर्वतों की श्रेणियां, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन रेंज। जैसे अगर हम कुछ माउंटेन रेंज का उदाहरण दें तो हिमालय, हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है। उसके अंदर बहुत सारी रेंजेस आपको मिलेंगी, जैसे ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, अभी हम आगे उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि माउंटेन रेंज, प्लेट्यू, माउंटेन और हिल, इनका डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीधा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोककर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं इसका फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन यानी हम उत्तराखंड के पूरे संपूर्ण क्षेत्र को कुछ भागों में विभाजित करेंगे और विभाजित करके उसका अध्ययन करेंगे। और उत्तराखंड का फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन बोला जाता है। उत्तराखंड का भौतिक विभाजन कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, जैसे पहला भाग यहां पे हम जो अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय, दूसरा अध्ययन करेंगे हम यहां पर हिमालय। अब हिमालय क्योंकि 3 श्रेणियों में बना है तो उसको 3 श्रेणियों में ही विभाजित करके हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। ग्रेट हिमालय, इसको मैं आगे हिंदी में भी बताऊंगा, मिड हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। इसके बाद तीसरा जो भाग आएगा, तीसरा नहीं एक्चुअली इसको हम यहां पे 3 काउंट करेंगे और ये 5वां भाग आएगा, 5th भाग आएगा। और यहां पर आएगा दून या द्वार। इसके बाद जो अगला भाग आएगा वो आएगा भाबर, तराई और तराई के बाद गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान भी यहां पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बांगर और खादर, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को 8 भागों में बांट लिया है और इन 8 भागों में बांटकर हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे इसका अध्ययन, और इसका अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा इसको अच्छी तरह समझने के लिए।
मैंने इसको चमोली को थोड़ा सा बड़ा किया है क्योंकि हमें यहां पर थोड़ा सा इसका अध्ययन ये इस तरीके से हमने उत्तराखंड को ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें यहां पर इसको समझने में थोड़ी सहायता मिल सके। और इस तरीके से अगर हम ये उत्तराखंड है आपका, ये इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर आपका चाइना और तिब्बत लगा हुआ है। ये इधर हिमाचल प्रदेश एचपी और यहां पर नीचे उत्तर प्रदेश। इसका हम मैप से हर जिले का अध्ययन करेंगे जब हम इसको शुरू करेंगे। तो यहां पर ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उत्तर काशी, उत्तर काशी, ये रुद्रप्रयाग, ये चमोली, ये पिथौरागढ़ और ये बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, एक सेकेंड, ये टिहरी, ये देहरादून, हरिद्वार और ये पौड़ी। तो हमने ये उत्तराखंड बना लिया है और अब हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड का पहला भौगोलिक क्षेत्र आता है ट्रांस हिमालय। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी उत्तराखंड से होकर गुजरती है उत्तरी भागों से। तो सबसे पहले जब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी इस तरीके से 3 जिलों से होकर जाती है। ट्रांस हिमालय सबसे पहला हिमालय जो आता है, जो आपका क्षेत्र है, मैं इसको यहां इसको रब कर देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए, और यहां पे ट्रांस हिमालय को लिख देता हूं, ट्रांस हिमालय यहां पर, और यही हम इसका अध्ययन कर लेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय एक पर्वत श्रेणी है और उसमें बहुत सारे ऊंचे नीचे पर्वत है, और किसी भी मैं एक सेकंड आपको थोड़ा यहां दिखा देता हूं। किसी भी श्रेणी की या किसी भी पर्वत की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से ली जाती है। और हमारे यहाँ अगर किसी भी समुद्र से किसी भी पर्वत की ऊंचाई निकाली जाती, सपोज कीजिए ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी है, तो हम लोग चेन्नई के समुद्र तल से किसी भी पर्वत की ऊंचाई को लेते। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम चेन्नई से किसी भी माउंटेन या माउंटेन रेंज की जो हाइट है उसको ज्ञात करते हैं। और जब हमने समुद्र तल से इसकी हाइट को ज्ञात किया तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, पहली बात तो इसका मैं नाम बता देता हूं, इसके 2 अन्य नाम और हैं। एक तो इसको तिब्बत हिमालय बोलते हैं,
तिब्बत हिमालय या टैथिस हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बत हिमालय या टैथिस हिमालय। टैथिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब टैथिस सागर भर रहा था तो उसके कोनों पे जो अवसाद हो रहा था उसके ऊपर उठने से इसका अवसाद से उसका निर्माण हुआ है। तिब्बत के पठार और टैथिस सागर के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है पूरी की पूरी श्रेणी का। और ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हिमालय से पहले बना हुआ भाग है जो जब बन रहा था, जब भारतीय प्लेट उसके टैथिस सागर की तरफ बढ़ रही थी। और इसीलिए इसको तिब्बत हिमालय और टैथिस हिमालय दोनों के नाम से जाना जाता है। सेकंड चीज, अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की यानी इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट 2500 से 3500 मीटर, 2500 से 3500 मीटर के बीच है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 25 से 30 किलोमीटर है। और अगर मैं संभवतः आपसे बात करूं तो ये जो ऊपर का भाग है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है पूरा का पूरा, ये आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये एक यूरेशिया का भाग है। ये हिमालय का अपना भाग नहीं है भारत का बना हुआ, ये यूरोप की जो प्लेट थी, यूरेशिया की प्लेट, उसमें जब ये टकराव हुआ तो उसमें जुड़ा हुआ एक भाग है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कितने जिलों से, डिस्ट्रिक्ट से होके गुजर रहा है, तो यहां पे ये 3 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजर रहा है। आपको दिख रहा है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो यहां पर ये 3 जिलों से होकर गुजर रहा है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। यहां पे मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूं, पिथौरागढ़ यहां पे। दूसरी चीज है कि यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी होकर जा रही है इसकी, अगर हम बात करें कौन सी पर्वत श्रेणी होकर गुजर रही है, जास्कर पर्वत श्रेणी। और जास्कर पर्वत श्रेणी की ही इसी जगह यहां पर जास्कर एक पर्वत श्रेणी है और पर्वत श्रेणी पे कई सारे पर्वत होते हैं और उनमें जो सबसे ऊंचा पर्वत होता है उसकी जो चोटी होती है उसको बोलते हैं माउंटेन पीक, यानी कि पर्वत चोटी। तो हर पर्वत श्रृंखला की, पर्वत रेंज की एक सबसे ऊंची चोटी होगी जिसको हम बोलेंगे माउंटेन पीक। तो जास्कर पर्वत श्रेणी की भी एक चोटी सबसे ऊंची होगी और वो चोटी है कामेट। और वो कामेट जो है वो हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है। यहां पर ये कामेट है। और अगर हम बात करें कामेट की, तो कामेट की जो हाइट है वो 77-56 मीटर है, समुद्र तल से 77-56 मीटर। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पर्वत श्रेणी चमोली में आती है, लेकिन ट्रांस हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी में ये आपकी यहां पर पर्वत चोटी आती है। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आते हैं वृहत हिमालय पे, यानी कि ग्रेट हिमालय। और यहां पर ये जो ग्रेट हिमालय है ये इस तरीके से आपका मूव करेगा, ये बागेश्वर और आपका पिथौरागढ़, ये पूरा कवर अप करता जाएगा। अब यहां पर ये आ गया आपका वृहत हिमालय, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं, मैं यहां से इसको चमोली को मिटा देता हूं, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय है। अब आपका ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय शुरू हो जाता है और हिमालय 3 भागों में बना है, जिसमें सबसे पहला भाग जो बना था, सबसे ऊंचा भाग कहलाता है और सर्वप्रथम बना था ग्रेट हिमालय। इसको महान हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ होता है, हिम से, तो इसलिए इसको हिम का घर या फिर हिमाद्री बोला जाता है। दूसरी चीज, इसको उच्च हिमालय, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइट पे है और सबसे ज्यादा हाइट इसी हिमालय की है। अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर ग्रेट हिमालय में लिख देता हूं ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय को महान हिमालय, मुख्य हिमालय, उच्च हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय अंदर की तरफ है। सबसे पहला हिमालय आंतरिक हिमालय अंदर की तरफ है, इसको इन नामों से जाना जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो
जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वो पाई जाती है उत्तराखंड में 4500 से 7817 मीटर। 7817 मीटर, 7817 मीटर। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच में लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो पाई जाती है। अब हम बात करें तो ये उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है ग्रेट हिमालय? जैसे ट्रांस हिमालय 3 जिलों में फैला था, तो ये उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है? तो ये उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है। अगर हम 6 जिलों की बात करें, आप लिख सकते हैं इसको। उत्तरकाशी दिख रहा है आपको, देन टिहरी दिख रहा है, रुद्रप्रयाग दिख रहा है, चमोली दिख रहा है, बागेश्वर और पिथौरागढ़। बागेश्वर और पिथौरागढ़ पूरा का पूरा इसी में ही कवर हो जाता है, वो मध्य हिमालय में नहीं आएगा। तो 6 जिलों में आपका वृहत हिमालय फैला है, और इसके अंदर उत्तराखंड की कुछ सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। जैसे इसको हम लोग यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा भविष्य के लिए सही रहे। अब हम बात करते हैं, आते हैं यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो वृहत हिमालय है, ये वृहत हिमालय में यहां पर एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से फैली हुई, जो चमोली से पिथौरागढ़ तक जाती है। और उस पे जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे पहले तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर स्थित है, और उसी के नाम पर यहां पर एक नंदा देवी पर्वत श्रेणी है, और उसमें 2 ऊंचे पर्वत है, एक पश्चिमी भाग में और एक पूर्वी भाग में। जो पश्चिमी यानी कि वेस्ट साइड है, तो इसको हम बोलते हैं नंदा देवी, मैं इंग्लिश में थोड़ा लिख देता हूं, नंदा देवी पश्चिमी। और जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग तो पूरा का पूरा चमोली में आता है, और जो पूर्वी भाग है वो इस प्रकार से नंदा देवी पूर्वी यानी कि ईस्ट भाग, ये आता है चमोली और पिथौरागढ़ में, दोनों में। और नंदा देवी जो पश्चिमी है, इसकी हाइट है 7817 मीटर, और यही वृहत हिमालय की आखिरी हाइट है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपके उत्तराखंड में, वो नंदा देवी पश्चिमी है। और इसी तरीके से पूर्वी की बात करें तो पूर्वी जो है वो 7434 मीटर यानी 7434 मीटर। अब यहीं से प्रश्न सीधा निकल जाता है कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो फर्स्ट नंबर की नंदा देवी पश्चिमी, सेकंड नंबर की कामेट, और तीसरे नंबर की आएगी नंदा देवी पूर्वी 7434। लेकिन अब प्रश्नों को यहां से कैसे घुमाया जा सकता है, आपसे यह पूछ लेगा हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताओ। अब उसने उत्तराखंड की नहीं पूछी है, अगर उत्तराखंड की पूछेगा तो ये सारा फिजिकल डिवीजन आ जाएगा उत्तराखंड में, लेकिन उसने पूछी है हिमालय की 2 सर्वोच्च पर्वत चोटियां। तो सबसे पहली नंदा देवी पश्चिमी, और दूसरी आएगी नंदा देवी पूर्वी, क्योंकि उसने हिमालय पूछ लिया। इसी प्रकार से ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आएगी कामेट 7756 मीटर। यहां आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर आयोग ये प्रश्न इस तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकता है। बल्कि आपको स्थितियां भी मैं बिल्कुल सही बताऊंगा जो जहां पर है पर्वत, और उसी हिसाब से आपको उसको लर्न करना है। तो यहां पर हम क्वेश्चन बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्र को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहां पे फर्स्ट नंबर की ये हो गई उत्तराखंड की, सेकंड की कामेट हो गई 7756, तीसरी हो गई आपकी नंदा देवी पूर्वी 7434। इसी प्रकार से चौथी जो पर्वत श्रेणी है वो यहां पर आती है माणा पर्वत श्रेणी, माणा, और इसकी जो हाइट है 7272 मीटर है, 7272 मीटर है। सॉरी माणा नहीं, ये हाँ ठीक है, ये 4th आपकी है माणा, ठीक है। इसके बाद 5th आती है चमोली में ही, जो 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पूरे उत्तराखंड। कम से कम आपको 8 पर्वत चोटियां याद रखना बेहद आवश्यक है। तो 5वीं जो पर्वत चोटी है वो है यहां पर बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ 7140 ठीक इसी से लगा हुआ, थोड़ा सा दूर यहां पर बद्रीनाथ
बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ की जो हाइट है 7140 मीटर, 7140 मीटर। ये आपकी 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी प्रकार से हम छठी की बात करते हैं तो एक पर्वत चोटी यहां पर बद्रीनाथ के वेस्ट में चौखंबा, चौखंबा पर्वत चोटी है। और इस पर्वत चोटी की जो हाइट है वो है, मैं इसको देख लेता हूं, 7138 मीटर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फीट में भी। इसी के बाद अगर हम 7th की बात करें तो यहां पर नंदा देवी के वेस्ट साइड में नीचे की तरफ त्रिशूल पर्वत आता है। और ध्यान रखिए ये सब चमोली में है अभी तक। त्रिशूल, त्रिशूल पर्वत। और इसकी जो एग्जैक्ट हाइट है मैं देख लेता हूं, 7120 मीटर है। और ये उत्तराखंड की 7वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी के साथ 8वीं की बात करें हम तो बद्रीनाथ के पास ही यहां पर एक पर्वत चोटी है संतोपथ, संतोपथ। और ये 8वीं पर्वत चोटी है। यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, 7084 मीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी पर्वत चोटियां हैं लगभग नंदा देवी पूर्वी को अगर हम आधा भाग छोड़ दें तो सभी चमोली में स्थित है। और यहीं से प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी पर्वत श्रेणी में है? हिमालय में। कौन से जिले में है? तो वो चमोली में है। यहां पर साफ दिख भी रहा है। इसी से आगे अगर हम थोड़ा चलें तो यहां पर कुछ और पर्वत हैं जो आप मैपिंग कर सकते हैं। यहां पर नारायण पर्वत, गंधमादन पर्वत, नीलकंठ पर्वत, और यहां पर आता है एक दूनागिरी पर्वत। ठीक, यहां इसके ऊपर आता है। आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार प्रश्न ये ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं या उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। वो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे दे सकता है। आपको तैयार रहना है हर प्रकार के जवाब के लिए। आपको केवल यही डायग्राम याद आना चाहिए आंख बंद करके, इसीलिए इसको एग्जैक्ट लगाना जरूरी है। और 9th नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दूनागिरी, 7066 के साथ। तो यहां पर चमोली में और भी पर्वत चोटियां हैं जो आपको मिलेंगी। गौरी पर्वत है, आपको गौरी पर्वत है, और भी अन्य पर्वत है। जैसे यहां पर हम बात करें गौरी पर्वत है, और भी अन्य पर्वत है जो आपको चमोली में मिलेंगे। इसी के बाद हम थोड़े से पर्वतों की बात यहां पर उत्तरकाशी में कर लेते हैं। यह भी व्रत हिमालय का भाग है, तो यहां से भी आपके कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है आपका गंगोत्री पर्वत, गंगोत्री पर्वत। इसी तरीके से यमुनोत्री पर्वत, यमुनोत्री पर्वत पर ही, यहीं पर ही बंदरपूंछ पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, श्रृंगकंठ पर्वत या श्रीकंठ भी कह देते हैं इसको कई बार, भागीरथी पर्वत, और भी यहां पर कई सारे पर्वत आ जाते हैं जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। एक जैलंग पर्वत भी आता है, जैलंग पर्वत। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। तो यहां पर ये पर्वत आपके उत्तरकाशी में। इसी के साथ पिथौरागढ़ में भी कुछ पर्वत हैं जिनका अपना महत्व कई बार आते हैं। पंचाचूली पर्वत, और एक इस जगह पड़ता है ओम पर्वत, और ओम पर्वत को बोला जाता है छोटा कैलाश।
इसको छोटा कैलाश बोला जाता है, यहां पर ओम पर्वत को। और इसकी जो खोज की थी वो विपिन चंद्र पांडे ने की थी। अगर कभी आ जाता है तो ओम पर्वत की जो खोज करता है विपिन चंद्र पांडे, विपिन चंद्र पांडे। तो यहां पर आपको और भी कई सारे पहाड़ मिलेंगे पिथौरागढ़ में, जिसकी मैं लिस्ट बाद में पीडीएफ में दे दूंगा। तारा पहाड़ है, और भी कई सारे भ्रंतरंग पहाड़ है। तो यहां पर कई सारे पर्वत आपको मिलेंगे। अब कुछ पर्वत यहां पर व्रत हिमालय में ऐसे हैं जो 2 जिलों में फैले हुए हैं, और वो आपसे पूछ सकता है। जैसे प्रथम पर्वत आता है यहां पर, ये तो चौखंबा है, यहां पर स्वर्ग रोहिणी पर्वत, स्वर्ग रोहिणी, स्वर्ग रोहिणी पर्वत, ये चमोली और उत्तरकाशी इन दोनों में फैला है। इसी तरीके से एक पर्वत आता है केदार ताल, आपको पता है रुद्रप्रयाग में है। जब हम जिले वाइज मैपिंग करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह इसको स्टडी करेंगे। तो वहां पर केदार जो पर्वत है, केदारनाथ के पास जो केदार पर्वत है ऊपर की तरफ, ये आता है। वैसे तो इसके अंदर काफी भ्रम है। अगर हम बात करें नेट पे, तो नेट पे भी मैंने इसको चेक किया है और कई जगह चेक किया, और लगभग एनसीईआरटी में भी इसको चेक करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में दिखाया जा रहा है, लेकिन कई बुक्स में मैंने देखा है, जैसे परीक्षावाणी में देखा है, एलसी में देखा है, तो ये केदारनाथ, चमोली और उत्तरकाशी में बेसिकली पर्वत जो है ये यहां पर दिखाया गया है बेसिकली। इसका डाटा मैं आपको उसी में अपडेट करके दे दूंगा, एनसीईआरटी से क्लैरिफाई करके। इसी तरीके से यहां पर नंदाकोट पर्वत है, इसको भी ऐसे ही दिखाया गया है। ये ठीक नंदा देवी पर्वत से 15 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ है, और इसको नंदाकोट पर्वत कहते हैं। और ये जो नंदाकोट पर्वत है ये भी चमोली और पिथौरागढ़ में इसी प्रकार से दिखाया गया, और कुछ जगह ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ में दिखाया गया है। तो इन 2 पर्वतों को हम लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से गुन्नी पर्वत, गुन्नी 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 पर्वत जो है वो चमोली और पिथौरागढ़ में यहां पर आता है। तो लगभग 2 जिलों में आने वाले ये कुछ पर्वतों के नाम हैं, ताकि आपको ये पता रहे। तो हमने व्रत हिमालय की स्टडी की, और व्रत हिमालय में आप ये देख रहे हो कि कितने सारे यहां पर पर्वतों का समूह है पूरा का पूरा। तो इसके बाद व्रत हिमालय की स्टडी 6 जिलों में फैला है, मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे मार्किंग कर रखी है मैंने, ठीक है। और इसका मैं एक बार जो ओरिजिनल मैप है उत्तराखंड का, उस पर भी मैं आपको एक बार इसको करके दिखा दूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये जो तीसरा पर्वत है, यानी कि जो तीसरा आपका श्रेणी है, इसके बाद आती है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद व्रत हिमालय। लेकिन यहां पे एक चीज देखने की आपकी बात है कि आपको यह जान लेना आवश्यक है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो ट्रांस हिमालय है ऊपर की तरफ, और ये नीचे व्रत हिमालय है पूरा का पूरा। तो इन दोनों को जो अलग कर रही है जो लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं हिंज लाइन या शचर जोन। ये ध्यान रखने की बात है, कई बार आ जाता है ये प्रश्न, हिंज लाइन और शचर जोन, शचर जोन। ये जो लाइन यानी कि जो ट्रांस हिमालय को व्रत हिमालय से अलग कर रही है, ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग कर रही है, उस रेखा का नाम है हिंज लाइन या शचर जोन। दूसरी चीज है, यहां पर हम आ जाते हैं अब नीचे, और ये वाला जो हमारा इससे नीचे मध्य हिमालय, यहां पर इसको मैं बना देता हूं। मध्य हिमालय की हम बात करें, यहां से ये मध्य हिमालय शुरू होता है, ये पौड़ी को और इस प्रकार से अल्मोड़ा को कवर अप करते हुए चंपावत को काटते हुए जाता है। तो ये आपका व्रत हिमालय है, वो सॉरी लघु हिमालय है। अब ये जो दूसरा हिमालय आता है
मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर जगह ना होने के कारण मुझे थोड़ा सा इधर स्पेस बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करें मिड हिमालय, मिड हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, मिड हिमालय यानी लघु हिमालय। अब इसके बाद ये जो मिड हिमालय या लघु हिमालय है, इसकी हम बात करें, मिड इसलिए है क्योंकि ये बीच में है, इससे नीचे शिवालिक आएगा। अगर हम यहां बात करें तो इसकी ऊंचाई आएगी, ये 4500 तक थी, तो 1200 से 4500 मीटर तक ये इसकी ऊंचाई है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की बात, तो यहीं से प्रश्न बन जाता है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा इसके बाद, तब आप देखेंगे कि आपको कई नए प्रश्न मिल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चौड़ाई वाला आपका हिमालय है, यानी सबसे ज्यादा जो आपके उत्तराखंड में विस्तार है किस हिमालय श्रेणी का है, तो वो आपकी लघु हिमालय या मिड हिमालय है। ये आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है। और इसका विस्तार 9 जिलों में है। अगर हम बात करें तो 9 जिलों में इसका विस्तार है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली और नैनीताल और चंपावत, यहां पर ये 9 जिलों में आपका लघु हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी में ही आपको यहां पर इस जगह बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे, जैसे मसूरी यहां पर मिलेगा, देहरादून में, अल्मोड़ा में रानी खेत मिलेगा, मसूरी के पास ही यहां पर सुरकुंडा देवी है, सुरकुंडा देवी मिलेगी, टिहरी में आता है वो बेसिकली सुरकुंडा देवी पर्वत, और जी लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, ये सारे के सारे मिड हिमालय में आने वाले पर्वतों के नाम है। और यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पठार आता है, आपके उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट पठार आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। मैं इन तीनों की बाउंड्री को यहां पे इस तरीके से राउंड अप कर देता हूं। यहां पर एक पठार आता है दूधातोली, दूधातोली पठार है। पठार मैंने आपको बता दिया, प्लेटू बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है, सबसे बड़ा, वो है तिब्बत का पठार। इसको बोलते हैं विश्व की छत। विश्व की छत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो तिब्बत के पठार की जो लंबाई है, उसके नीचे कई सारे देश हैं। उसके नीचे अफगानिस्तान, इंडिया, आपका तिब्बत, भूटान, ये इस तरीके के सारे देश हैं। और इसीलिए नेपाल, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व की छत, तिब्बत के पठार को। तो इसी तरीके से हमारे यहां जो सबसे बड़ा पठार है वो है दूधातोली। तो हमारे यहां जो दूधातोली पठार है वो कितने जिलों में है? 3 जिलों में। दूधातोली पठार का विस्तार जो है वो 3 जिलों में है। मैं यहां लिख देता हूं दूधातोली। दूधातोली पठार का विस्तार 3 जिलों में है, 3 डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें चमोली और कुमाऊं का भी एक, अल्मोड़ा और पौड़ी। अब इस दूधातोली पठार की बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं। दूधातोली पठार से 5 नदियां निकलती हैं, पश्चिमी नेयार, पूर्वी नेयार, पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़ और वीनू। ये 5 नाम की जो नदियां हैं ये दूधातोली पठार से आती हैं। दूधातोली पठार का अपना एक अलग महत्व है। गैरसैंण जो आता है वो भी दूधातोली पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूधातोली जो पठार है, यही गैरसैंण चांदपुर गढ़ी ब्रिटिश काल में कहलाता था, चांदपुर इसका नाम था। तो इसी गैरसैंण को, यानी इसी चांदपुर को हमारे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे 1960 में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको यहां पर राजधानी बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था और ये कहा था कि आप ग्रीष्मकालीन राजधानी चांदपुर को बना दीजिए।
जिसमें यहाँ पे हमारे गैरसैंण आ रहा है दूधातोली पठार में। और यहीं पर आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है, जहां पे 12 जून को मेला लगता है। और उनकी जो समाधि है उसके लिए कहा जाता है कि जो जमीन दी थी कोदिया बगड़ में, पौड़ी के पास पड़ती है, कोदिया बगड़ में, वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने दी थी, और जिसमें उनकी समाधि आज भी यहाँ पर स्थित है। और यहीं पे एक शख्स है बहुत ही अहमियत रखते हैं योगदान आंदोलन में, जो इसको उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन था, बाबा मोहन उत्तराखंडी। 38 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनको भी बहुत लोग जानते हैं, तो उनकी समाधि भी इसी स्थल पर है यहां पर। खैर, दूधातोली का आप ये देख रहे हैं कि यहां पे अपना ही एक अलग महत्व है, और ये पठार है, और इसी को बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर, जिस तरीके से हम उसको विश्व का पामीर या छत बोलते हैं, इसी तरीके से हम इसको बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। यहां लिखने का स्थान नहीं है, आप ये सब चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लिखने का स्थान बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये 9 जिलों में फैला है, और सर्वाधिक विस्तार जो किस श्रेणी का है, वो आपका लघु हिमालय यानी मिड हिमालय का है, क्योंकि 9 जिलों में फैला है, और चौड़ाई सबसे ज्यादा है 70 से 100 किलोमीटर, जबकि आप सबकी चौड़ाई देख रहे हैं 25 से 30 किलोमीटर तक सिमट जाती है। खैर, इसके बाद हम ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आगे आते हैं, और इसी के ठीक नीचे वाला जो स्थान है, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, ये स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, इसमें शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। मैंने आपको बताया था कि शिवालिक श्रेणी जो है वो 1.41 करोड़ ईयर पहले लगभग बन चुकी थी, और आज भी बन रही है, उसका विस्तार आज भी पूर्वी तरफ भारत के चल रहा है। तो शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं शिवालिक, ये तीसरी शिवालिक हिमालय के नाम से श्रेणी है, और इसकी जो ऊंचाई है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई आएगी, ये 1200 तक लघु हिमालय की थी, 700 से 1200 मीटर। अब यहां पे जब शिवालिक की ऊंचाई आती है तो कई बार 750 से 1200, 800 से 1200, लास्ट 1200 है, आपसे वो 800 से 1200 दे दे ऑप्शन में, 700 ना हो तो 750 से दे दे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट 1200 है, 1200 से ऊपर इसकी हाइट नहीं है, तो वहां पे आपको यही ऑप्शन देखकर टिक करना है। अगर हम बात करें शिवालिक के चौड़ाई की, तो लगभग एवरेज इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है, लेकिन वेस्ट साइड में, कहीं कहीं पश्चिम साइड में, क्योंकि आपका हिमालय यूं जा रहा है, उसका स्लोप आपका दक्षिण पूर्व की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, तो यहां पर चौड़ाई ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं कहीं 50 किलोमीटर आपकी चौड़ाई वेस्ट में पाई जाती है, कहीं कहीं पाई जाती है ऊंची नीचे। तो ये शिवालिक है, और शिवालिक आपका यहां पर 7 जिलों में फैला है, ट्रांस हिमालय 3 में, ग्रेट हिमालय 6 में, और आपका लघु हिमालय या मिड हिमालय 9 में, और शिवालिक हिमालय 7 जिलों में आपका फैला हुआ है, जो यहां पर आप देख रहे हैं, यह आपकी शिवालिक है। और यहीं पे शिवालिक के अन्य नाम भी आपको मिलते हैं। शिवालिक को सबसे बाहर वाला हिमालय आखिरी, इसलिए इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। इसको निम्न हिमालय बोलते हैं क्योंकि सबसे छोटा है, अन्य 2 इससे बड़े हैं। और इसको मैनाक पर्वत भी बोला गया है हमारे ग्रंथों में, मैनाक पर्वत, इस पर हम बाद में इतिहास में चर्चा करेंगे, मैनाक पर्वत। तो ये शिवालिक के अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये शिवालिक जो है सबसे नया भाग है हिमालय का, जो आज भी बन रहा है। ये ऊपर के 2 तो बन चुके हैं, लेकिन ये आज भी बन रहा है, इसका विस्तार आज भी हो रहा है लगातार, इसीलिए इसको नवीन भाग कहा जाता है हिमालय का। यहां से प्रश्न उठ सकता है आपके लिए। तो यहां पर आपने शिवालिक देखा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ये चीज आपको बता दूं, जिस प्रकार से ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली लाइन का नाम हिंज लाइन या शचल जोन था, इसी तरीके से ये रेखा जो वृत हिमालय को, लघु हिमालय, मिड हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करती है, इस लाइन का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन
सेंट्रल थ्रस्ट, यह आपको ध्यान रखनी है, केंद्रीय भ्रमणरेखा। इसी तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यहां पे इन रेखाओं को आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। और यहीं पर ये जो शिवालिक रेंज है और ये लघु हिमालय है, तो इन्हीं के बीच में एक और छोटा सा क्षेत्र पाया जाता है जिसका हमने क्षेत्र का नाम लिया था दूनिया द्वार। अब ये दून द्वार क्या होते हैं? देखिए, जब हिमालय बन रहा था शिवालिक बन रहा है, शिवालिक से होके आपका हिमालय यूं है, शिवालिक सबसे निचला है, ये ग्रेड सबसे ऊपर है, मिड बीच में है और शिवालिक यहां है। जब नदियां बहकर आती हैं तो उसको नीचे से वेग से आती है, स्पीड से आती है और कई जगह से काट देती हैं। दूसरा, जब ये बन रहा था तो कई जगह घाटियों का निर्माण हो गया बनने के ऊपर, कुछ स्थान ऊंचे तो कुछ नीचे हो गए। अब उन घाटियों को ही दून या द्वार कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए, दून या द्वार। मैं इसको यहां बना देता हूं, मैं निचला ये वाला रब कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं दून या, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी रहेगा, दून या द्वार। मैं यहां लिख देता हूं दून या द्वार। अब एक चीज आपको यहां देखनी है कि इनकी जो हाइट है ये कहां कहां पाए जाते हैं। ये शिवालिक और मिड हिमालय के बीच में, शिवालिक और मिड हिमालय के बीच में दून और द्वार पाए जाते हैं। ये घाटियां हैं। इसको पश्चिम और मध्य में, उत्तराखंड के पश्चिमी भाग और मध्य भाग में, बीच वाले में इनको कहा गया है दून, जबकि पूर्वी भागों में, ईस्ट तरफ में, इसको कहा गया है, जो नैनीताल वाला पार्ट है, द्वार। अब बेसिकली जब भी आप जाएंगे, कोटद्वार जाए या आप कोटली चौकंबा या आप देहरादून जाए, तो वहां से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। ये ऐसी घाटियां होती हैं जहां से लगभग पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। ये निचले उसमें होते हैं और इसकी जो हाइट है वो 350 से 750 मीटर। तो देख सकते हैं आप, शिवालिक से लगभग इसकी हाईएस्ट हाइट जो है वो 50 मीटर ऊपर है। तो पश्चिमी साइड में इसको दून और पूर्वी साइड में द्वार कहते हैं। सबसे बड़ा जो दून है वो ये है देहरा, इसको बोलते हैं देहरादून। 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा ये इसका दून है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून देहरादून। इसके अलावा आपको यहाँ पे कई सारे दून मिलेंगे। पतली और कोटा आपको यहाँ पे मिलेगा, पौड़ी में पतली दून और कोटा दून ये पौड़ी में मिलेगा। और देहरादून आपको देहरादून में मिलेगा। हरकी दून इसी तरीके से यहाँ पे आपको हरकी दून मिलेगा, ये भी एक घाटी है, ठीक है। ये आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। और द्वार में आपको यहां पर नैनीताल में आपको द्वार मिलेंगे। जैसे इसके अंदर आपका द्वार में, सॉरी, पतली और कोटा पौड़ी में है, नहीं है, ठीक है। आपका ये चौखंबा, कोठरी और चौखंबा है पौड़ी में, कोठरी और चौखंबा। और पतली और कोटा नैनीताल में है। पतली और कोटा आपका नैनीताल में है, रामनगर के पास ही पड़ता है क्षेत्र। तो नैनीताल में आपका पतली और कोटा वो आपके यहां पर द्वार हो गए, ठीक है। और इधर है आपका कोठरी, चौखंबा, पौड़ी और ये देहरादून। और सबसे बड़ा है यहाँ पर देहरादून। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली है। और इसके बाद देहरादून में भी कुछ भाग आते हैं, जैसे पश्चिमी साइड वाला पछवा, पूर्वी साइड वाला पूर्वी। जो घाटियां पश्चिमी साइड है वो पश्चिमी द्वार और पश्चिमी दून, और वो पूर्वी दून। तो यहाँ पे पछवा और पूर्वी में भी ये आपको बांटने को देखने को मिलता है। इसी के बाद अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय में बटा हुआ है। शिवालिक हिमालय 7 जिलों में है। और इसके ठीक बाद, शिवालिक हिमालय के बाद हमारा स्थल आता है भाबर। अब भाबर क्या स्थल है इसको भी जान लेते हैं। ये ऊपर से नदियां आती हैं और नदियां आपको पता है यूं गिरती हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में,
ठीक है, हालांकि इनका स्लोप दक्षिण पूर्व की तरफ आता है। तो ये नदियां आती है, जैसे जैसे गंगा आ रही है, रामगंगा आ रही है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गोला नदी आ रही है, और इस तरीके से पहाड़ पानी से निकल रही है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये बेसिकली आती हैं और अपने साथ ऊपर पहाड़ों से बह के आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिट्टी बहुत सारी भारी मात्रा में बहाकर ये वेग से आती है तो लाती है। और जब ये आती है तो ये भाबर जो क्षेत्र है ये प्लेन का क्षेत्र है। भाबर जो क्षेत्र है मैं यहां लिख देता हूं, भाबर जो क्षेत्र है ये यहां पर प्लेन का क्षेत्र है, और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी यहां पे पाई जाती है इसकी। अभी मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको, 10 से 12 किलोमीटर, और ये इसका जो विस्तार है मैं यहां बना के दिखा देता हूं। देहरादून में जब भी आप आते हैं, सपोज कीजिए आप देहरादून से आ रहे हैं, या आप यूपी में शाकुंभरी की तरफ चले गए हैं, और या आप हरिद्वार के नजीबाबाद के पुल के पास जा रहे हैं, तो वहां पर जो नदी होती है वहां पर पत्थर ही पत्थर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये स्थान आ जाता है प्लेन में। अब तक तो शिवालिक तक ये पहाड़ का इलाका था, तो जब नदी आती है तो वो प्लेन में आ जाती है, और अपने साथ जितने भी वो बड़े बड़े पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर सारे कहां पाए जाते हैं, भाबर में। तो यहां पर मोटे कंकड़ और पत्थर ये सारे बहाकर लाती है और यहां जमा कर देती है। और ये पट्टी इस तरीके से है, ये हरिद्वार मिलेगी आपको, ये पौड़ी में मिलेगी, ये नैनीताल के साउथ में मिलेगी आपको पट्टी इस तरीके से जहां पे क्रॉस मार रहा हूं, और ये चंपावत में भी मिलेगी आपको, ये पट्टी आपको चंपावत में भी मिलेगी। लगभग लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है। और यहां की एक खास बात क्या है कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में मोटे कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है, भाबर क्षेत्र। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां आ रही हैं, बहाकर ला रही हैं, और प्लेन में आने के बाद उनका वेग कम हो जाता है और वहीं पर वो मोटे कंकड़ पत्थरों की लेयर बिछा देती है। अब यहां पर एक चीज है, जब भी आप कभी गए हो, आपने देहरादून का मोहन पास करके जब ऊपर आते हैं तो वहां पर, या हरिद्वार के नजीबाबाद की तरफ, या कहीं भी शाकुंभरी की तरफ, आपने देखा होगा पत्थर होते हैं। आप जब उन पत्थरों पर आगे चलते हैं, नदी विपरीत दिशा में तो नहीं आएगी, नदी तो ऊपर से आ रही है, तो वहां पर पत्थरों के आगे आपको केवल पत्थर लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर पानी भी दिखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पत्थर इतने मोटे हैं कि पानी जो है वो उन पत्थरों के नीचे से होकर बहने लगता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि किस क्षेत्र में आकर नदियां अदृश्य हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं यहां नदियां, तो वो भाबर क्षेत्र है। नदियां कहां छुप जाती है, नदियां भाबर क्षेत्र में आकर छुप जाती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहां पे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहां पर ये आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली वृत्त हिमालय को रेखा थी, मध्य और वृत्त को थी, शिवालिक और लघु को थी, इसी प्रकार से शिवालिक और लघु को कौन सी थी आपकी, एक सेकेंड, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गई आपकी वृत्त और लघु के बीच में, और लघु और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसी तरीके से शिवालिक और भाबर के बीच में जो रेखा है इसको भी नाम दिया गया है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यह आपको ध्यान रखनी है कि भाबर और शिवालिक के बीच अलग करने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद, इसी के बाद अगला जो हमारा क्षेत्र आता है भौगोलिक, वो आता है तराई का। आप ये देख रहे हैं, यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो उत्तराखंड है वो लगभग लगभग ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय में सिमट गया। इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा राज्य जो है वो कौन सा राज्य है, हिमालयी राज्य। इसलिए 11वां हिमालयी राज्य 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बनाया गया। चलिए खैर आगे आते हैं। भाबर क्षेत्र के बाद जब हम आगे आते हैं तो यहां पर मोटे कंकड़ पत्थर तो ऊपर रह गए, भाबर से जो निचला क्षेत्र है प्लेन का वो है तराई क्षेत्र। तो सारा पानी छन कर मोटे कंकड़ पत्थर वो कहां आ जाएंगे, वो तराई क्षेत्र में आ जाएंगे। और तराई क्षेत्र में इतना पानी हो जाएगा कि ये बेहद उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा। जैसे हम बात करें, यहां से सारा पानी छनकर आ गया यूएस नगर में, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा तराई क्षेत्र यूएस नगर, सबसे बड़ा तराई क्षेत्र यूएस नगर, उधम सिंह नगर जिसको हम बोलते हैं,
संपूर्ण तराई क्षेत्र। इसी प्रकार से हरिद्वार नीचे, थोड़ा बहुत कोटद्वार में मिलता है यहां पर नीचे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र जो है वो, मैं यहां लिख देता हूं तराई, ये हरिद्वार का जो भाग है, बेसिकली बहादुराबाद के पास औरंगाबाद गांव है, रुड़की है, ये यहां पर आपका क्षेत्र पाया जाता है। और यूएस नगर में लगभग सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, ये पूरा क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है तराई का, वहां पर तराई का मतलब है तर आई, यानी कि पानी जो है, जो क्षेत्र पानी से तर हो चुका है, वो तराई क्षेत्र कहलाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा खेती कहां होती है, अगर हम बात करें यूएस नगर और हरिद्वार, आप गन्ना उठा लीजिए, जितनी भी पानी वाली चीजें हैं, आप धान उठा लीजिए, जब हम कृषि पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। आप गेहूं उठा लीजिए, तो जितनी भी पानी की फसलें हैं, बेसिकली गन्ना और आपका चावल, जो उदयनगर में बहुत सारी होती है, सबसे बड़ा लार्ज प्रोड्यूसर है। तो इसके बाद हम बात करें तो तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र जो है ये 20 से 30 किलोमीटर की पट्टी है जो पाई जाती है चौड़ी। और हरिद्वार उधम सिंह नगर सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें भी उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा आता है। अब यहां पे एक प्रश्न ये आता है, ऊपर पूरे के पूरे कंकड़ पत्थर मोटे छन गए, अब नीचे पानी आया, और पानी के साथ क्या आया, नदी प्लेन में आ गई, वो लाई अपने साथ बालू यानी रेता, बारीक बारीक कंकड़ पत्थर आ गए। तो आपसे पूछता, बारीक कंकड़ पत्थर और बालू कहां मिलता है, सबसे ज्यादा खनन कहां होता है, अगर आप देखें तो आपको यूएस नगर और हरिद्वार ही क्षेत्र यहां पे नजर आएंगे। तो यहां पे बारीक कंकड़ पत्थर के लिए प्रसिद्ध, बारीक कंकड़ पत्थर के लिए प्रसिद्ध और बालू, ये तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में इतना पानी होता है कि अगर आप जरा सा गड्ढा खोद देंगे तो वहां पे नीचे से पानी बाहर आ जाता है, और इसको बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं, जो नीचे से पानी अपने आप बाहर आ जाए। एरिस्टिसोल वेल इसको बोलते हैं, आर्टिसोल वेल। आर्टिसोल वेल कहां पाए जाते हैं, ये आपका यहीं पर पाया जाता है तराई क्षेत्र में। वेल्स यानी पाताल तोड़ कुएं, जो पाताल से पानी निकल के आ जाए। वजह क्या है, वजह केवल एक ही है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, और यहां पर पानी से तर हो जाती है भूमि, और दलदली भूमि हो जाती है, जिस कारण पानी की यहां कोई कमी नहीं रहती, और संभवतः खेती भी इसी वजह से यहां ज्यादा है। तो यहां पर रिस्टोर वेल्स या पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। और जो एक मेन चीज है यहां पर जो आएगी, भाबर में जो नदी अदृश्य हो गई थी, पुनः कहां दिखने लगेगी, तराई क्षेत्र में। तो यह प्रश्न बहुत आता है कि नदियां पुनः कहां दिखने लगती है, वो तराई का क्षेत्र है। तो अदृश्य हुई नदियां कहां दिखती हैं, तो विजिबल कहां होती है नदियां, दृश्य वो यहां पे होती हैं तराई के क्षेत्रों में, अदृश्य नदियां दोबारा से दिखने लगती हैं। और आपको पता है ये सिडकुल का भी क्षेत्र है, यूएस नगर और हरिद्वार आपका सिडकुल का क्षेत्र है। यहां पे यूएस नगर वाले क्षेत्र में तराई में बाहर के बहुत लोग काम करने आते हैं, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, बहुत लोग आते हैं बाहर के। तो कुमाऊनी और गढ़वाली हमारे जो भाई हैं, उनके अलावा कुछ और भाई मिलेंगे यहाँ पर जो काम करते हैं, वो पंजाब, हरियाणा और आपके बंगाल से आकर बस गए हैं। तो ये क्षेत्र विकसित हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा और आखिरी पॉइंट हमारा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन का, गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है, हालांकि यहां बहुत कम बनाने के बाद भी जगह नहीं बची है, तो गंगा पे हम नदियों में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां देवप्रयाग है, देवप्रयाग से गंगा शुरू होती है। हालांकि ये दो नदियों के संगम से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूं। और इस तरीके से ये बहती है और हरिद्वार में आती है, और हरिद्वार से होकर लक्सर से बाहर निकल जाती है यूपी। इस तरीके से लक्सर से बाहर निकल जाती है यूपी में, इस तरीके से। तो और इस गंगा के जब नदी बहती है तो उसके साथ छोटी छोटी रेत और ये मिट्टी आती है जो बेहद उपजाऊ होती है। तो उन मिट्टी का जमाव नदियों के कोनों पे हो जाता है आसपास काफी दूर तक, तो वहां पर खेती होती है। तो इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। जो इससे लगी हुई भूमि है, इसको हम बोलते हैं गंगा का मैदान। ये जो भूमि होती है ना, ये तैयार हो जाती है यहाँ पर, जहां मैं रेडिश कर रहा हूं, तो यहां पर इसीलिए खेती, यहां पर एक अन्य कारण ये भी है खेती होने का ज्यादा। तो गंगा का जो मैदान है, प्लेन ऑफ गंगा, मैं इसको यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं,
और इस क्षेत्र में मैं थोड़ा यहां बना देता हूं, जब नदी बहती है तो आप यहां समझ सकते हैं, नदी जब ये बहेगी तो आज नदी यहां बह रही है, कल को यहां पर मिट्टी का जमाव हो जाएगा और मिट्टी का जमाव होने से ये स्थान ऊंचा उठ जाएगा, ऐसे कई स्थान बन जाएंगे लंबे समय तक बहने से, और नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर लेगी। ये अब नदी का जो पानी है वो यहां नहीं आता, नए क्षेत्रों में आ रहा है, नए क्षेत्र बन रहे हैं इसी तरीके से। तो ये जो पुराने क्षेत्र बन चुके हैं, जो अब ऊंचे उठ चुके हैं और नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है और वहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, उनकी बाढ़ का या उनका पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसको बोलते हैं बांगर। बांगर का शब्द आप पुराने यानी बूढ़े जो हो जाते हैं बेसिकली उनको बोलते हैं पुराने। तो पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़, जलोढ़ का मतलब क्या होता है, जल को ओढ़ के जो मिट्टी आई जिसका जमा हुआ उसको बोलते हैं जलोढ़। तो पुराने जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। और जहां नई, अब ये नई जमीन बन रही है बांगर जैसी, ये भी एक दिन बांगर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं खादर। खादर होता है नया जलोढ़ और बांगर होता है पुराना जलोढ़। तो यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बांगर और खादर, यहां से भी प्रश्न आपका उठ सकता है। तो बेसिकली ये आपके उत्तराखंड का फिजिकल डिवीजन था। हालांकि इसमें मैं बहुत चीजें नहीं बता पाया हूं, लेकिन हम लोग जब इसका कल हम इसके प्रश्न करेंगे, कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से, अभी आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ये माना है, ऐसे ही कई गांव अंतिम थे लेकिन उनको प्रथम गांव कहा गया है। तो हम कल इन पे भी बात करेंगे और कल हम ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे जो अब तक शायद हमारे दिमाग में आए हो या जिन पे हमने ध्यान ना दिया हो या ना आए हो, ऐसे प्रश्नों पे भी बात करेंगे। और कल मैं इसके प्रश्नों के लिए आपकी एक छोटी सी क्लास लूंगा जिससे आप इसको कंसेप्चुअल स्टडी के साथ कर सकें, क्योंकि यदि आप पीसीएस का मेंस दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 2 नंबर में दूधा तोली पठार आ जाएगा। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए, वृत हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, कुछ भी आ सकता है। तो आपको पूरा इसी तरीके से सीक्वेंस से याद होना चाहिए। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो क्रम क्या है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, भाबर, तराई और गंगा का मैदान। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, गंगा का मैदान, तराई, भाबर, शिवालिक, मिड, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ये कुछ चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल स्टडी आपको करनी बहुत जरूरी है। आगामी परीक्षाओं के लिए आरओ मेंस भी आ रहा है जो कि लगभग संभवतः मुझे लगता है मई में है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। तो आप इन्हीं सब लेक्चर्स को सीक्वेंस में हम इसी तरह पढ़ते चलेंगे और उत्तराखंड को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं।